बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वेक्टर इन स्पेस। हम 7.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो 7.1 हमने की है उसमें हम सिर्फ देखते थे आई एंड जे, लेकिन इसमें हम के भी देखेंगे। तो इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा है वेक्टर इन स्पेस। अमूमन हम आम तौर पर जो बुक्स में या कॉपीज़ में जो एक्सिस लेते हैं वो दो किस्म के लेते हैं। एक हम लेते हैं इस तरह से और एक हम लेते हैं इस तरह से। इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जो कॉपी होती है या रजिस्टर होता है ये हमारे पास होता है 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन में हमारे पास हाइट जो है वो इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, 2 डायमेंशन में हमारे पास हाइट इंक्लूड नहीं होती। अब वेक्टर इन स्पेस यानी हम किसी भी चीज़ को स्पेस के अंदर देखते हैं तो एक तीसरी चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। ये सिर्फ कॉपी के ऊपर इस तरीके से बना है, लेकिन असल में ये इस तरीके से होता है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है उसको मैं नाम देता हूँ आई का, वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखूँगा, और इसको मैं नाम देता हूँ जे का। तो इसको नाम क्या देंगे, के का। अब ये मेरे पास बन चुका है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन जिसमें हमारे पास हाइट भी होती है, जिसमें हमारे पास हाइट भी इंक्लूड होती है। जो 2 डायमेंशन है इसमें हमारे पास जस्ट लेंथ होती है और किसी चीज़ की विड्थ होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई, बस ये 2 चीज़ें होती हैं। इसमें हमारे पास हाइट भी होती है, ठीक है, और लेंथ भी होती है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे विड्थ भी होती है। तो इसमें तीनों चीज़ें होती हैं। चूँकि इसमें तीनों चीज़ें होती हैं इसलिए इसको 3 डायमेंशन बोलते हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं तो इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास 3 डायमेंशन है, और रियलिटी में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास 3 डायमेंशन होती हैं। तो यही चीज़ है वेक्टर इन स्पेस। तो अब हम 7.2 को शुरू करते हैं और इसका पहला सवाल जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी सी। ए जो है वो है 2 5, बी -1 और +1, एंड सी इज इक्वल टू 2 -6। हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। ये 3 इसके पार्ट दिए गए हैं। 7.2 के पहले सवाल के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से हैं जिस तरीके से हमने 7.1 में कुछ सवाल पढ़े हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हैं। यहाँ पे देखिए ए बी है, तो ए बी को लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया था और इसके बारे में हमने डिटेल से बात भी की थी कि ये जो चीज़ है ये किस तरीके से बनती है। ये आप 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जब मैं समझा रहा था तो उस टाइम ये बात मैंने समझाई थी। फिर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि इसको याद कैसे रखना है। तो वो मैंने ये बताया था कि ओरिजिन के साथ बी यानी पोजीशन वेक्टर बी का पहले लिखना है, और जो यहाँ पहले लिखा होगा उसको बाद में लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका ये होता था कि हम जो पॉइंट्स गिवन होते थे उनके साथ आई और जे लगा देते थे। इसी तरीके से 2 जो है यहाँ पे आई के साथ लगेगा और 5 जे के साथ। तो 2i + 5j, यहाँ पे -1 1 है तो ये -i + j। अब यही वैल्यूज़ उठा के आप इन दोनों की जगह पे यहाँ पे पुट कर दें
ओ बी की जगह पे ओ बी लिखें, ओ ए की जगह पे ओ ए लिखें। ये वाली पूरी चीज़ तो इसी तरीके से आ जाएगी। और ये -2i माइनस प्लस माइनस, तो ये 5j हो जाएगा। तो i वाली टर्म्स को i में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, और j वाली टर्म्स को j में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। तो ये -i -2i, तो ये +3i बन जाएगा। +j -5j -4j, ये सॉरी 4j हो जाएगा, ठीक है। यानी +j -5j 4j हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसका जो है हमने दूसरा वाला पार्ट भी करना है। और दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है कि ए बी निकालना है पहले, फिर सी बी निकालना है, और ए बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है, और फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ए बी बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है, ओ बी माइनस ओ ए। और सी बी कैसे निकालेंगे कि बी वाला पहले सी वाला बाद में आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर निकालेंगे दोनों के, यहाँ पे ओ ए निकालेंगे तो यहाँ पे 2 के साथ आई, 5 के साथ जे, ओ बी निकालेंगे तो -i प्लस जे। इसी तरीके से हम सी वाला निकालेंगे तो वो 2i माइनस 6j बन जाएगा। अब बिल्कुल जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अंदर ये चीज़ें रख देंगे हम लोग। यहाँ ओ बी की जगह ओ बी वाला पोजीशन वेक्टर रखा, ओ ए की जगह ए वाला पोजीशन वेक्टर, ओ बी की जगह दोबारा यहाँ पे ओ बी वाला पोजीशन वेक्टर, और ओ सी की जगह पे यहाँ पे दोबारा सी वाला पोजीशन वेक्टर रखेंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास सिचुएशन बनेगी। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -6i -8j प्लस 3i -7j बनेगा। फिर i वाली टर्म्स को i में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, j वाली टर्म्स को j में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका तीसरा वाला ये जो पार्ट है ये आप देख लें, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होना है, तो इसको आप फिर खुद कर लीजिएगा। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो वहाँ पे हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं, u, v और w। u वेक्टर ये है, v वेक्टर ये एंड w वेक्टर ये। हमने ये जो कंडीशन है इन वेक्टर्स को यहाँ पे पुट करना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो ये देखिए इसका जो पहला पार्ट है उसमें u + 2v + w है। तो यहाँ पे u की जगह पे u रखें, +2, 2 के साथ यहाँ पे v रखें इस जगह पे, प्लस यहाँ पे w रखें। अब इनको सिंप्लीफाई कर दें, ये वाली पूरी चीज़ तो इसी तरह आ जाएगी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 2 = 4, ये माइनस वाला ये प्लस वाला। इसके बाद ये वाली पूरी चीज़ भी इसी तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल वही काम करना है, i वाली टर्म्स को i में से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, j वाली टर्म्स को j में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और k वाली टर्म्स को k में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे वेक्टर्स तीन जो i j k यानी तीसरा आपके पास k भी आ गया, जिसको भी हमने सबसे पहले वेक्टर स्पेस में समझा। इसके बाद जो इसका दूसरा सवाल है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। पहले v है, फिर -w है, 3w है, तो पहले यहाँ पे v लिखें, फिर -3 और यहाँ पे w लिख दें। तो ये वाली पूरी चीज़ तो इसी तरह आ जाएगी। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 = 15, 3j हो जाएगा 3k। अब ये जो माइनस है ये भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो अंदर इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो उसके बाद i वाली टर्म्स को i में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, और y वाली टर्म्स j वाली टर्म्स को j में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और k वाली टर्म को k वाली टर्म से। आपके पास जो आंसर आएगा वो 12i + j - 7k आ जाएगा। इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट है वो भी सिंपल सही है। ये देखें यहाँ पे 3v + w है, तो पहले आप 3v + w निकाल लें, और चूँकि इसके इर्द गिर्द इस तरह से लाइन है, इधर भी लाइन है इधर भी लाइन है, तो इसका मतलब है हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो पहले हम 3v + w फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3v की जगह पे यहाँ पे v लिखा प्लस w, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 = 9, 3 2 = 6 माइनस का, 3 2 = 6 प्लस का। ये वाली पूरी चीज़ है यहाँ पे इसी तरीके से आ गई। देन उसी तरीके से आप
ये ब्रैकेट्स ओपन करें यहाँ पे नीचे। अब आपने क्या करना है कि ये जो आई वाली टर्म्स थे उनको आई में से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना था, जे वाली टर्म्स को जे में से एंड के वाली टर्म्स को के में से। अब जो इसकी दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि इसका हमने ये मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका भी हम 7.1 में सीख चुके हैं कि जितनी भी आपके पास नंबर्स गिवन होते हैं आपने उनका स्क्वायर लेके उनका सम लेना होता है और फिर उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों का ये 14 है, -7 और 9, तीनों का स्क्वायर लें तो ये 196 बना, इसका 49 और इसका 81। उसके बाद तीनों को प्लस करें तो ये 326 बना और इसका अंडर रूट। आप अंडर रूट भी ले लें अगर आगे कोई आंसर आता है तो ठीक है, वैसे आएगा तो ज़रूर, लेकिन यहाँ तक भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लिखने हैं, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर का और एंड उसके बाद हमें लिखना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं, और इसको समझने से पहले आपको डायरेक्शन एंगल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली सपोज करें कि आपके पास ये एक 3D है इस तरीके से, और इसको y एक्सिस कहें, इसको z कह लें, इसको x कह लें, और इसके दरमियान में एक वेक्टर है r। ठीक है जी। तो ये जो वेक्टर है ये x के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है, तो इसको मैंने कह दिया अल्फ़ा, और फिर इसी तरीके से ये y के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है तो इसको मैंने कह दिया बीटा, और इसी तरीके से ये z के साथ भी कोई ना कोई एंगल बनाता है जिसको मैंने कह दिया गैमा। ठीक है। तो अब ये जो अल्फ़ा है, बीटा और गैमा जो हैं ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। ठीक है जी। तो जब हम इन डायरेक्शन एंगल का कोज लेते हैं, कोज अल्फ़ा, कोज बीटा एंड कोज गैमा, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। तो जो कोसाइंस के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में 9th चैप्टर में पढ़ा था कि कोसाइंस हम किस तरह निकालते हैं, साइन किस तरीके से निकालते हैं, तो बिल्कुल ये यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि फ़र्ज़ करें अगर ये आपके पास दो एक्सिस है तो ये y है, ये x है, और इनके दरमियान में एक वेक्टर r है। ठीक है। तो मैंने निकालना है इसका कोस, ये इसका एंगल है अल्फ़ा, मैंने इसका कोस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जो x है इसको डिवाइड कर दूँगा r पे। ठीक हो गया। ये मेरे पास आ जाएगा कोस अल्फ़ा। तो इसी तरह सिमिलरली सबके लिए करेंगे, तो जो कोस अल्फ़ा है ये तो मेरे पास आ गया x/r के। ये फर्स्ट ईयर की 9th चैप्टर अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो फिर ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और कोस गैमा, तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा है y/ बीटा एंड कोस जो हमारे पास ये बीटा है और ये गैमा, गैमा के लिए z/r, ये गलत हो गया है मेरे से, जो कोस अल्फ़ा है उसके लिए होगा x/r, एंड कोस जो बीटा है उसके लिए हमारे पास होगा y/r, एंड कोस गैमा के लिए हमारे पास होगा z/r। तो बेसिकली ये जो r है ये इसका हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, और ऊपर हम रखते हैं वेक्टर को, जो r वेक्टर है उसको रखते हैं नीचे मैग्नीट्यूड। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोस डायरेक्शन कोसाइंस है ये भी एक तरह की यूनिट वेक्टर ही हैं। तो जिस तरीके से हमने यूनिट वेक्टर को फाइंड किया था बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो इसका पहला पार्ट है ये देखें, v वेक्टर है 2i + 3j + 4k। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका तो आपको पता ही है कि जितनी भी टर्म्स होती हैं उनका स्क्वायर लें फिर उनको ऐड कर दें। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर लें, +4 का स्क्वायर, तो 4 + 9 + 16 29 अंडर रूट।
तो अब इसकी डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं तो ये बिल्कुल यूनिट वेक्टर की तरह हैं। और चूंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा x/r और y/r एंड z/r। तो यहाँ पे चूंकि वेक्टर v है, इसको हम क्या लिखेंगे, v का मैग्नीट्यूड। तो ये ऊपर वेक्टर लिखा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, देन इनको नीचे सेपरेट कर दिया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो है इस तरह से मैग्नीट्यूड दिया गया है इस पूरी टर्म का, जो इज इक्वल है 3 के। यानी हमने ये मैग्नीट्यूड निकालना है और ये इज इक्वल है 3 के। और इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा। तो हमने इसमें से अल्फ़ा फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरी कंडीशन को जो है आप इसी तरीके से लिखिए नीचे, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी टर्म्स होती हैं उनका स्क्वायर लेते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, देन उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है अल्फ़ा आई, तो अल्फ़ा का स्क्वायर, ये है अल्फ़ा प्लस आई, तो अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर, एंड ये है प्लस 2, तो ये 2 का स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, ये मैंने फ़िलहाल इसी तरह रहने दिया है, a प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे इज इक्वल 3। तो यहाँ से जो है हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स का। दोनों साइड्स का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और हमारे पास ये जो अंडर रूट है, ये यहाँ पे जब इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जब अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, या हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी वो है अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर इसी तरह आ गया। ये एक फार्मूला होता है हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने ये वाला फार्मूला खोलना है कि यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 4। तो यहाँ पे ये देखें 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ये 9 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव का हो जाएगा। ये 2 अल्फ़ा इसी तरह आ गया, और ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको दोबारा उसी तरीके से नीचे उतारें, इसको भी इसी तरीके से दोबारा नीचे उतारें, प्लस 5 माइनस 9 जब करेंगे तो माइनस 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन लें तो अंदर यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ भी 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो ये देखें जब ये 2 यहाँ पे 0 पे आके डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ये जो दरमियान वाली टर्म है इसके हिस्से बना लें, प्लस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा करेंगे तो वापस हमारे पास अल्फ़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, इस अल्फ़ा को यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास रह जाएगा अल्फ़ा प्लस 2। फिर इसी तरह यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास रह जाएगा अल्फ़ा प्लस 2। तो देन दोनों को अलग-अलग यहाँ पे लिख दें, अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 2। अब दोनों को अलग 0 के इक्वल रखें तो अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब ये 1 इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 2 जब इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एक अल्फ़ा आ गया 1 के इक्वल और एक आ गया माइनस 2 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी। तो अब करते हैं इसका 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में जस्ट हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि जो वेक्टर गिवन होता है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये वेक्टर जो है वो i प्लस 2j माइनस के है, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये i भी 1 है, ये 2 है, और ये k जो है ये माइनस 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ले लें आगे। फिर 1 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 का अंडर रूट,
तो अब यहाँ पे क्या करें, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, ऊपर वेक्टर लिखें, नीचे मैग्नीट्यूड। अब क्या करें, इस √6 को यहाँ पे ये जो 1 है इसके नीचे अलहदा कर दें 7i, 2 के नीचे अलहदा कर दें 7j, -1 के नीचे अलहदा कर दें 7k। तो ये इसका क्या निकल आया है, यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 6, और 6 में देखें कि हमने इसमें भी यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल है इस ये जो गिवन टर्म है इस चीज़ के पैरेलल है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर फाइंड करेंगे। तो वो किस तरह करना है, यहाँ पे हमें a भी गिवन है, b भी गिवन है, c भी गिवन है। तो यहाँ पे 3a है, -2b है, +4c है। तो इसी तरह 3 लिखें, 2 लिखें, 4, और यहाँ पे 3 के आगे a, 2 के आगे b, 4 के आगे c। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 3j हो जाएगा, एंड 3 4 12k। इसी तरह ये 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। इसी तरह ये हो जाएगा 4i, 4 2 8 एंड 4k यहाँ पे आ जाएगा। देन इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। देन अब क्या करना है, जो i वाली टर्म्स हैं तो उनको i वाली टर्म्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, एंड जो ये j वाली टर्म्स हैं इनको j में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देन इसी तरह k को भी। तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो होगा 17i + 13i - 10k। अब चूँकि हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो जो गिवन हमारे पास टर्म थी वो 3a - 2b + 4c, इसका मैग्नीट्यूड ले लें। और ये किसका इक्वल आया है, 17i + 13j - 10k के। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें, 17 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर और ये -10 का स्क्वायर। तो ये 289, ये +169 + 100, तीनों को प्लस करें तो ये 558 हमारे पास आ जाएगा। तो अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो ये यहाँ पे चूँकि इक्वल आ गए हैं तो ये वाला यहाँ पे ऊपर लिखा और इसी के मैग्नीट्यूड से नीचे डिवाइड कर दिया। तो चूँकि ये 3a - 2b + 4c ये किसके इक्वल आया है, 17i + 13j और -10k के। और ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया है, 558 का अंडर रूट, इसको नीचे लिख दें। देन तीनों के नीचे यहाँ पे सेपरेट करके लिख दें। तो यही मैंने आंसर निकालना था। तो आज के लिए इतना लेक्चर ही काफ़ी है, और आप इसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। तो अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा लेक्चर तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।